कैसे हैं आप सभी। आज से एक नया सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। सोमवार वर्किंग डे स्टार्ट। और कैसे हम और अधिक स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम और अधिक सुखी रह सकते हैं, कैसे हम और अधिक समृद्धि हासिल कर सकते हैं, इस विषय पर हमने प्रारंभ की है एक लाइव सीरीज आरोग्यमस्तु। आरोग्यमस्तु का मतलब होता है आप सभी आरोग्य रहें, आप सभी निरोगी रहें, है ना। तो शीघ्रतापूर्वक जुड़िए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, अपनों का जीवन स्वस्थ बनाने के लिए अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। मुझे रोजाना ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अधिक जिनवाणी के इस दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बनेंगे। जिन धर्म की प्रभावना करनी है तो शेयर करना आवश्यक है, ठीक है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और भविष्य में भी स्वस्थ ही रहेंगे। जब तक आप जुड़ें और शेयर करें तब तक हम करते हैं मंगलमयी प्रार्थना, ठीक है। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। ईसो पंचनमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वीसिं परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलम्। मुस्कुराते हुए गहरी सांस लीजिए और आनंद भाव से भर करके प्रार्थना में सहभागी बनिए। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। आ आ आ आ आ आ। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, हो सकल जहां सुखी। हे प्रभु दया करो, हो सकल जहां सुखी। सबको सुखों की दे दो दवा, सबको सुखों की दे दो दवा। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन गाटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। आ
वैर द्वेष को मिटा कुल सकल जहान से, वैर द्वेष को मिटा कुल सकल जहान से। आपका सुमिरन करें मिल के सारे प्यार से, आपका सुमिरन करें मिल के सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, मानव से मानव होना जुदा। आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। कर सकें कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। कर सकें कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम सील का व्यवहार हर घर बार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम सील का व्यवहार हर घर। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार हर घर बार हो। भावना दिन रात मेरी। परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम पूज्य पंच परमेष्ठी भगवान को नमन करता हूँ। 24 तीर्थंकर भगवान को नमन करता हूँ। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव हिरण्य गर्भ श्री आदिनाथ भगवान, श्री पद्मप्र भगवान, श्री चंद्रप्र भगवान, श्री पुष्पदंत भगवान, श्री वाष्पूज्य भगवान, शांति प्रदाता श्री शांतिनाथ भगवान, श्री मल्लिनाथ भगवान, श्री मनुष्यव्रतनाथ भगवान, श्री नेमिनाथ भगवान, चैतन्य चमत्कार चिंतामणि संकट मोचक विघ्नता महाराज श्री पार्श्वनाथ भगवान, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी को नमन करता हूँ। महाविद्य क्षेत्र में विराजमान श्री सीमंदर स्वामी को नमन करता हूँ। सभी गणधराचार्य, सभी रिद्धिधारी मुनिराज, सभी पूर्वाचार्यों को नमन करता हूँ। मेरे दीक्षा प्रदाता गुरुदेव परम पूज्याचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज को नमन करता हूँ। कल्याणकारी द्वादशांग निर्वाणी माता को नमन करता हूँ और आप सभी की आस्था श्रद्धा का अभिनंदन करता हूँ। रोजाना की तरह आज फिर से हम सभी अपने जीवन को और बेहतर, और स्वस्थ, और अधिक सुखद, और अधिक समृद्धशाली बनाने के लिए इस परिचर्चा में शामिल हैं और इस परिचर्चा का नाम है आरोग्य मस्तु। आप सभी आरोग्यता को हासिल करें,
कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे आप सुखी बन सकते हैं, कैसे आप समृद्धशाली बन सकते हैं, इस बाबत हम रोजाना परिचर्चा करते हैं और अपने अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। माँ जिनवाणी में जो दिव्य ज्ञान हमें बताया गया है, जो दिव्य देशना हमें दी गई है, उसके आधार पर अपने जीवन का रूपांतरण करना, अपने जीवन का कायाकल्प करना हमें आवश्यक है, क्योंकि जीवन बहुत अस्वस्थ या कि अस्वस्थ समय से गुजर रहा है। इस समय यदि हम बाहर देखें तो ज्यादातर बीमारियां हावी होती चली जा रही हैं, प्रकोपित होती चली जा रही हैं। तो जब हमारा वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं, ये तीन धातु हैं, लेकिन जब ये प्रकुपित हो जाती हैं, कुपित हो जाती हैं, उस समय ये दोष बन जाती हैं। तो कैसे हमें वात और पित्त और कफ को सुधारना है, कैसे आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ के अनुसार हमें अपनी दिनचर्या बनानी है, आयुर्वेद में कैसे हमें बताई गई है कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो कैसी हो स्वस्थ दिनचर्या, आज हम इस बारे में विचार करेंगे, क्योंकि आरोग्यमस्तु ये फेसबुक लाइव सीरीज टोटल आपके हेल्थ से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है और आपकी टोटल हैप्पीनेस से रिलेटेड है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीन चीजें हम सबकी जरूरत भी हैं, चाहत भी हैं और आवश्यकता भी। तो सभी को हेल्थ भी चाहिए प्रॉपर, वेल्थ भी चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए। जीवन में खुशी कब आती है? जब हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस। जब प्रॉपर आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और प्रॉपर आपके पास में धन संपत्ति की जितनी आपको आवश्यकता है वो धन संपत्ति रहे, तो हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस। सच्ची खुशी जीवन में कब आती है? जब आपके पास सुस्वास्थ्य होता है और आवश्यक आजीविका संचालित करने के लिए आवश्यक धन होता है, तो आप अच्छी से अच्छी खुशी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो समय चल रहा है वो समय है बीमारियों का समय, वो बीमारियों का समय है। और बीमारियों के समय में हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे बीमारियों से बच सकते हैं, तो उसके लिए हमें अपना ऑरा, अपना आभा मंडल, हमें अपना ऊर्जा चक्र बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। और नीचे कमेंट कर रही हैं स्मिता जी, नमोस्तु गुरुदेव, ऑरा कैसे चेक करना है अभी तक नहीं बताया है, अभी तो सीरीज शुरू हुई है, धीरज रखिए, सब बताऊंगा, हर चीज को पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे पढ़िए। और ऑरा कैसे चेक करते हैं, ऑरा कैसे बनता है, किस किस का ऑरा कैसा होता है, बच्चे का ऑरा कैसा है, बड़ों का ऑरा कैसा है, हर चीज पर डिस्कस करूंगा, थोड़ा धीरज रखिए। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आज हेल्थी डेली रूटीन। आपका दिनचर्या, आपका डेली का रूटीन कैसा होना चाहिए। ऑरा तो बहुत बादम बनेगा, अभी ऑरा बना ही नहीं है तो कैसे चेक करोगे, ठीक है ना। तो ऑरा मतलब आभा मंडल, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है ऑरा तो बीमारियों से ग्रसित रहोगे, पॉजिटिव है ऑरा, स्ट्रांग है ऑरा तो बीमारियों से बचे रहोगे। और जिसका ऑरा पॉजिटिव और स्ट्रांग था वो कोविड के संक्रमण के काल में भी बचा रहा। तो जो लोग भी नहीं जुड़ रहे हैं या जो जुड़ चुके हैं वे लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें और शेयर करें, क्योंकि आज का जो लाइव सेशन है वो बहुत अच्छा है। पूरा एक सार के रूप में कि डेली रूटीन में हमें कब क्या करना चाहिए, इस पर मैं आज चिंतन आपके सामने रख रहा हूं। जैन धर्म के योग विज्ञान, मंत्र विज्ञान के अनुसार और साथ ही साथ आयुर्वेदा के अनुसार, योग विज्ञान के अनुसार हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस बारे में आज मैं बताने वाला हूं। कल हमने कुछ डिस्कस किया था इसके बारे में कि सुबह हमें कितने बजे जागना है और सोना कितने बजे है, ये भी आज बताएंगे। ठीक है, तो जुड़िए और शेयर कीजिए। ओम नमो जिनानम। तो कल हमने ये जान लिया था कि सुबह सूर्य उदय से पहले ही हमें जागना है। कितना पहले जागना है? तो 2 घड़ी पहले जागना है। ये एक समय निश्चित बताया गया है कि सूर्य उदय से पहले की जो 2 घड़ी है, वैसे तो 4 घड़ी का समय रहता है, तो 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी सूर्य उदय के बाद का जो टाइम है, 48 मिनट का पहले का समय और 48 मिनट बाद का समय, जो समय है ये समय टॉप मोस्ट टाइम कहा जाता है बॉडी में सक्रियता लाने के लिए। अपने शरीर का यदि हम कायाकल्प करना चाहते हैं, तो वो कायाकल्प करना चाहते हैं या रूपांतरण करना चाहते हैं या बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो जो गोल्डन टाइम पीरियड है पर डे जो आता है, तो वो गोल्डन टाइम पीरियड कितनी देर का है? बोले सूर्योदय से 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद तक। ये गोल्डन टाइम पीरियड क्यों कहा है? क्योंकि इस समय आसमान का रंग भी थोड़ा थोड़ा तपे हुए सोने के समान हो जाता है। कैसा हो जाता है? तपे हुए सोने के समान हो जाता है, इसलिए गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है।
गोल्डन टाइम पीरियड मतलब क्या? इस समय सबसे ज्यादा स्वर्ण शक्ति वातावरण में पाई जाती है। कौन सी शक्ति? स्वर्ण शक्ति। पदार्थों में जैसे हम स्वर्ण भस्म खाते हैं, ठीक है, औषधि के रूप में स्वर्ण भस्म खाने से क्या होता है? शरीर में शक्ति का संचार होता है, बॉडी की वीकनेस दूर होती है। गाय के दूध में सबसे ज्यादा स्वर्ण कण पाए जाते हैं। गाय में भी अलग अलग तरह की गाय होती है, गिर जाति की गाय है, साहिवाल गाय है, राठी गाय है, जो देशी भाती गाय है। तो ज्यादातर सभी गायों के दूध में जो पीलापन पाया जाता है, वो पीलापन क्या है? वो गोल्डन पार्टिकल्स है, स्वर्ण कण है, स्वर्ण भस्म जिसे हम कहते हैं, तो वो स्वर्ण कण है। ये आते कहां से हैं? तो प्रत्येक गाय के शरीर में एक सूर्य नाड़ी होती है। क्या होती है? सूर्य नाड़ी। ये लिखते जाइए, शब्द बहुत अच्छे उपयोगी शब्द है आपके लिए। तो सूर्य नाड़ी से जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, उस समय जब सूर्य से स्वर्ण कण विसर्जित होते हैं। धरती पे सोना कहां से आ रहा है? धरती पे जितना भी सोना है, जितना भी निकलता है, वो सब कहां से आ रहा है? आसमान से बरस रहा है, समझ लीजिए आप। धरती में बनता नहीं है, ये सब ऊपर से नीचे गिर रहा है, बहुत बारीक बारीक डस्ट पार्टिकल्स के रूप में, बहुत बारीक अणु के रूप में। और उस स्वर्ण पाषाण, स्वर्ण कणों को, स्वर्ण ऊर्जा को सूर्य नाड़ी के जरिए प्रत्येक गाय अपने शरीर में अब्सॉर्ब करती है और वो उसके दूध में मिलकर के, इसलिए भैंस का दूध कैसा होता है? सफेद होता है। गाय का दूध पीला होता है। भैंस का घी सफेद होगा, गाय का घी एकदम सोने जैसा होगा, 24 कैरेट गोल्ड। जिन लोगों ने गौशक्ति घी मंगाया वो जान सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। तो सुबह का जो समय है वो समय है गोल्डन पीरियड। टाइम कब का है? तो सूर्य उदय से 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद का समय। इस समय आसमान में आप देखेंगे तो चारों तरफ कैसा होता है? एकदम गोल्डन। सोने को जब तपाते हो, जब सोना पिघल जाता है, जब मेल्ट हो जाता है, तो उस समय उसका रंग पीला नहीं होता, उस समय उसका रंग लाल होता है, हल्का सा गुलाबी केसरिया टाइप का। तो इस समय आसमान एकदम से ऑरेंज कलर का हो जाता है, केसरी हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि पूरे पूरे आकाश में लालिमा छा गई। ये होता क्यों है? जब सूर्य का उदय होता है या सूर्य का अस्त होता है, तो उस समय ये ऐसा क्यों होता है? कितने लोग जानते हैं? जैन धर्म के अनुसार कितने लोग जानते हैं कि सुबह सूर्य उदय के समय आसमान लाल क्यों हो जाता है? संध्या काल में सूर्य अस्त के समय आसमान लाल क्यों हो जाता है? कितने लोग जानते हैं? जरा नीचे बताइए मुझे, नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए, अभी किसी का कमेंट्स नीचे नहीं आया है। सूर्य उदय के समय जो आसमान में लालिमा छा जाती है और संध्या काल में जो सूर्य अस्त के समय में लालिमा छा जाती है, उसके पीछे आप ये लॉजिक नोट कर लीजिए। आसमान में छाने वाली जो लालिमा है वो रिफ्लेक्शन है। किसका रिफ्लेक्शन है? जब सूर्य का उदय होता है तो उसकी सबसे पहले किरण उदयाचल पर्वत पे गिरती हैं। कौन से पर्वत पे? जो 6 कुलाचल पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरण। इन पर्वतों में शिखर का जो भाग है वो उदयाचल पर्वत कहा जाता है। तो उदयाचल पर्वत पर सबसे पहले जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वो किरणें रिफ्लेक्ट होकर के वापस आसमान में जाती हैं, क्या होता है? हम जैसे शीशे के ऊपर, दर्पण के ऊपर जब हम लाइट छोड़ते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहीं आगे ट्रांसफर होती है। तो ऐसे ही जो उदयाचल पर्वत है, उस पर्वत का रंग कैसा है? बोले वो पर्वत का रंग पूरा का पूरा तपे हुए सोने के समान है। कैसा है? तपे हुए सोने के समान है, एकदम से लाल है, ठीक है। और उस पर जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है और जब अस्त होता है, तो अस्ताचल और उदयाचल, ये दोनों पर्वतों का रंग ऐसा है। तो उस वक्त एकदम से सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ती हैं, उदयाचल पर्वत पर पड़ती हैं, और उदयाचल पर्वत का रिफ्लेक्शन फिर आसमान में हमें दिखाई पड़ता है। तो पूरा का पूरा आसमान हमें लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सुबह का जो गोल्डन टाइम पीरियड है, तो रिफ्लेक्शन होकर के, तो सूर्य की गर्मी के प्रभाव से जो स्वर्णाचल पर्वत, उदयाचल पर्वत जो है, उसके सोने के कण बहुत बारीक डस्ट पार्टिकल्स के रूप में आसमान में जाते हैं और फिर वो आसमान से वापस धरती पर उतरते हैं। इसलिए
सुबह का समय जो गोल्डन टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है, यदि आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं और यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो वो जो गोल्ड पार्टिकल्स, ये रहस्य कोई बताने वाला नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जो तपस्वी होते थे वो प्रातःकाल जल्दी क्यों जाग जाते थे? पुराने जमाने में जो लोग स्वस्थ रहते थे तो वे लोग कैसे जाग जाते थे? तो सुबह सुबह का समय और सुबह के समय में वो बारीक डस्ट पार्टिकल्स को हमें श्वास के जरिए या कि अपने शरीर के रोम छिद्र के जरिए हमें अपनी बॉडी में प्रवेश कराने का समय मिलता है। बाद में तो वो वापस धरती में गिर जाते हैं और वो डस्ट में मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो सुबह का ये गोल्डन टाइम पीरियड है। इस समय हमें सूर्य की रोशनी ऑब्जर्व करनी चाहिए। इस समय हमें खुले आसमान के नीचे बैठना चाहिए, टहलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन खुले आसमान में। जो लोग जिम जाते हैं और वो समझते हैं कि हम जिम में जाकर के पसीना बहा रहे हैं, वो बॉडी तो बना सकते हैं, 6 पैक और 9 पैक तो बना सकते हैं, लेकिन हेल्थी पैक नहीं बना सकते। बहुत बड़े बड़े जो जिम करने वाले लोग हैं उनको भी कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, उनको भी कई सारी ऐसी डिसीज हो जाती हैं, और जब वो जिम करना छोड़ देते हैं तो उनका पूरा का पूरा शरीर एकदम से डैमेज हो जाता है ना। तो जिम करके आप अपनी मसल्स को बना सकते हैं, मस्कुलर को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन समझिए, शरीर की सुस्वस्थता शरीर के कठोर होने से नहीं होती है, शरीर के फ्लेक्सिबल होने से होती है। जो एक योगी का शरीर होता है, जो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है, वो भले सक उसमें 6 पैक नहीं है, भले सक उसकी बॉडी नहीं है हैवी, लेकिन वो पूरी तरह स्वस्थ है। और स्वस्थ होने का राज जो है वो यही है कि आप अपने शरीर में स्वर्ण पाषाण कणों को, स्वर्ण पार्टिकल्स को, गोल्ड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करें। सुबह सुबह सूर्य उदय के समय में, उस समय में सोने की मात्रा सबसे ज्यादा वातावरण में होती है, इसलिए उसको हम अमृत वेला भी कहते हैं। सोने को अमृत कण भी कहते हैं। वर्तमान में जो धातु है तो वो अमृत धातु कौन सी है? तो अमृत तो है नहीं, तो सोने के पात्र को, सोने के बर्तनों को अमृत धातु के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो अमृत वेला में हम अमृत पान करें। कैसा करें? अमृत पान करें। अमृत पान करने का मतलब यही है कि सुबह सुबह के समय में जो आप ऊषापान मतलब सूर्य की ऊषा, सूर्य की ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, वह ऊषापान है। और इससे हमारा शरीर की बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो सूर्य उदय से 2 घड़ी पहले जागना है, उसके बाद नित्य कर्म करके अपने शरीर को तैयार कर लेना है। थोड़ा बहुत प्राणायाम कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। सुबह सुबह जब वातावरण में गोल्डन पार्टिकल्स हैं, उस समय जब हम गहरी सांस लेते हैं तो वो गोल्ड पार्टिकल्स श्वास के साथ हमारे अंदर जाते हैं और हमारे शरीर को अंदर से शक्तिशाली बनाते हैं। जिन लोगों ने सोना चांदी च्यवनप्राश का ऐड देखा हो ना, तो चांदी दे स्वस्थ मन और सोना दे स्वस्थ तन, है ना। एक ऐड आता था, विज्ञापन आता था टीवी पर, तो चांदी दे स्वस्थ मन, चांदी दिमाग का, मन का प्रतीक है, चंद्रमा, और सोना दे स्वस्थ तन, एकदम शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग बॉडी अगर मिलनी है तो सोने से मिलती है। तो उस समय जब आप प्राणायाम करते हैं तो सुबह सुबह प्राणायाम करने से वो गोल्डन पार्टिकल्स आपके अंदर जाते हैं और आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो रोजाना प्राणायाम जरूर कीजिए, प्राण साधना जरूर कीजिए। आधा घंटे का समय अपने लिए निकालिए। अगर हम एक दिन के 24 घंटे में से अगर आधा घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा गरीब कोई दूसरा इंसान इस धरती पर नहीं है। 24 घंटे में से यदि आधा घंटे भी हम यदि खुद के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपसे गरीब कोई दूसरा इंसान नहीं है। आपको बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, मत कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कम से कम रोजाना आधा घंटे तक प्राणायाम करना चाहिए। तो रोजाना आधा घंटे प्राण साधना कीजिए। प्राण साधना में आप गहरी गहरी सांसें लें, डीप ब्रीदिंग करें, कपालभाति प्राण साधना करें, अनुलोम विलोम करें, ओमकार, उज्जाई प्राण साधना, जो भी आप कर सकते हैं सहजता से वो आप करिए जरूर, ठीक है। और रोजाना कम से कम 5 मिनट तक गहरा ओमकार का नाद जरूर कीजिए। मैं जो श्लोक बोलता हूं वो श्लोक आप ध्यान से सुनिए। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः।
आचार्य महाराज लिखते हैं कि ओमकार जो बिंदु से सहित है, ओमकार के ऊपर जो चंद्र बिंदी आती है ना, तो ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, जो योगी जन होते हैं, जो योगी सज्जन होते हैं, योगी पुरुष सत्पुरुष संत महंत होते हैं, वे रोजाना नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, नित्य प्रति इसका ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। उससे क्या होता है? कामदम मोक्षदम चैव, एव का अर्थ होता है ही, मिलता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो व्यक्ति ओमकार का ध्यान करता है तो कामदम मोक्षदम चैव च एव, च माने और, कामदम कामनाओं की पूर्ति, मोक्षदम मोक्ष की पूर्ति, मोक्ष देने वाला है, और कामना अर्थात जितने भी हमारी इच्छाएं हैं तो समस्त प्रकार की कामनाओं को देने वाला है और समस्त प्रकार के मोक्ष को भी देने वाला है। कामदम कामनाओं को देने वाला, मोक्षदम मोक्ष को देने वाला, च माने और, कामना और मोक्ष, ठीक है, च माने और, ही एव लगा दिया आचार्य ने, ही देता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। ओंकाराय नमो नमः, ओमकार को मैं नमस्कार 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 करता हूं। तो ओमकार की ध्वनि आपकी समस्त प्रकार की सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत पावरफुल है, और ओमकार की ध्वनि का नाद, ओमकार का ध्यान आपकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी पावरफुल है। इसलिए रोजाना कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आप 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, 25 मिनट करें, जितना ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई योगा नहीं कर रहे हैं, कोई प्राण साधना नहीं कर रहे हैं, आप केवल आधा घंटे तक ओमकार का ध्यान कीजिए, ओमकार का मेडिटेशन कीजिए, ओमकार का गुंजन कीजिए। गहरी सांस भरें, दिस इज द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। गहरी सांस, जितने समय में हम श्वास को अंदर ले रहे हैं उससे दुगने समय में हम श्वास को बाहर निकालें, तो इससे ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जितनी भी इंप्योरिटीज हैं, जितनी भी गंदगी हैं, जितना भी मल है, जितनी बीमारियां हैं, सब धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली शरीर से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। कुछ भी नहीं करना तो कम से कम आधा घंटे तक केवल ओमकार का ध्यान करो। ओम को नमन, ओमकार को नमन। हाँ, तो इसलिए ओमकार का जाप कीजिए, ओमकार का ध्यान कीजिए रोजाना 5 मिनट। बच्चों को कराइए, इससे उनकी मेमोरी शार्प होगी। बच्चे कर सकते हैं, कोई विशेष मंत्र नहीं है, बस ओम बोलना है, गहरा बोलना है, जितना गहरा बोल सकते हैं। बड़े लोग बोलेंगे, उससे उनकी याददाश्त मजबूत होगी। शरीर में अगर कहीं भी कोई भी क्लॉट्स है, बॉडी में, माइंड में क्लॉट्स है, बॉडी में कहीं भी क्लॉट्स है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अटारडी में जो है, अटरी में जो है की प्रॉब्लम है, कहीं कोई ब्लॉकेज है, आप जब करते हैं तो पूरी बॉडी, होल बॉडी आपकी वाइब्रेट होती है और उससे आपके शरीर में रक्त का परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये तो नियम ही बना लो, अगर स्वस्थ रहना है तो डेली 5 से 10 मिनट तक गहरा ओमकार का नाद करना है। और जब आप ये करना प्रारंभ कर देंगे तो मैं कहूंगा कि आपको जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, पेट की समस्या है, बहुत सारी बीमारियां आपकी केवल इस ओमकार की ध्वनि से ही ठीक हो जाएंगी। ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, हमने ये शुरू किया और हमें इस बीमारी में आराम मिल रहा है। डिप्रेशन, माइग्रेन, तनाव, स्ट्रेस, चिंता, दुख, भय, डर, ये सारी की सारी मानसिक बीमारियां तो इसकी 5 से 7 दिनों में ही ठीक हो जाती हैं केवल ओमकार के ध्यान करने से। तो ओमकार का मेडिटेशन करें, उसके बाद में फिर आप तैयार हो जाइएगा, मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, इष्ट की आराधना कीजिए। और सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह में, आपकी कंठ में मां सरस्वती आकर के विराजमान हो जाए, आप जो भी कहें उसे मान लिया जाए, आपके ऊपर गुरु की कृपा सदैव बनी रहे, तो हर दिन की शुरुआत चाय के साथ तो मत कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी कुल्ला मंजन करने के पश्चात, मंदिर से घर आ गए वापस, तो प्रार्थना करने के पश्चात हम अपने सबसे पहले
अपने इस अंदर के आत्मा पर, अपने जीवात्मा पर, अपने परमात्मा पर क्या ऐसा अर्पित करें कि हमारा पूरा का पूरा दिन बहुत पावरफुल जाए, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली जाए। ये रहस्य मैं जल्दी से बताता नहीं हूं, आज आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंठ में मां सरस्वती को विराजमान कर लें, आपके मुंह से जो निकले वो सच हो, आप जो सोचें वो सच हो। सब लोग चाहते नहीं चाहते? व्यापार में आप जिसको, ग्राहक को जो कहते हैं वो मान ले। आप जिस पार्टी से बात करने जा रहे हैं, जिस क्लाइंट से बात करने जा रहे हैं, वो आपकी बात मान ले, आपकी बात टाले नहीं, आपकी बात टले नहीं। तो ये रहस्य समझ लीजिए, ये आयुर्वेद का भी रहस्य है, ये ज्योतिष का भी रहस्य है, और ये मंत्र विज्ञान का भी रहस्य है। तो दिन की शुरुआत में जहर मत खाइए, चाय मत पीजिए, कॉफी मत कीजिए। ओमकार ध्वनि कुल्ला मंजन करने के पश्चात सबसे पहले अपनी जीभ पर हमें क्या रखना है? शुद्ध एक केसर का बाल रखना है। क्या रखना है? केसर से दिन की शुरुआत करनी है। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। जो लोग अपनी जीभ पर दिन की शुरुआत में ही केसर से दिन की शुरुआत करते हैं, ये रहस्य आप जिसको बताएंगे और उसके जीवन में आप अगर वो यूज करता है, आप खुद यूज करते हैं, तो आप खुद ये फील करेंगे कि बहुत कुछ चेंज हो गया है। आप मुझे थैंक यू बोले ना बोले, लेकिन दिल से आपके निकलेगा कि बिल्कुल मां जिनवाणी की ये देशना बहुत श्रेष्ठ है। तो दिन की शुरुआत जो है वो केसर के साथ की जाए। हमारे यहां पर एक संस्कार है वाक संस्कार करके, वाग दीक्षा विधि। जिन लोग इसके बारे में जानते हो, तो वाक दीक्षा विधि में क्या होता है पता है आपको? बच्चे भी जब बोलना प्रारंभ कर देते हैं तो उनकी भी वाक दीक्षा विधि होती है, मतलब वो अब आगे जो कुछ बोले वो अच्छा बोले। तो वाक दीक्षा विधि में जीभ के ऊपर स्वर्ण सलाका से, सोने की सलाई से श्रीम बीजाक्षर लिखा जाता है। कौन सा बीजाक्षर लिखा जाता है? श्रीम बीजाक्षर। और उसके बाद में फिर जब वो बोलते हैं तो फिर वो अच्छा बोलते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके कंठ में सरस्वती विराजमान हो, जिनवाणी विराजमान हो, और आपकी बात टाली ना जाए, आपकी बात मान ली जाए, और आपके दिन का शुरुआत अच्छा होता है, तो फिर आपका पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तो दिन की शुरुआत में क्या करना? तो एक बारीक सा बाल आपको केसर अपनी जीभ पर रखना है, और उसके बाद फिर आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन दिन की शुरुआत आपके घर में जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगा कि सब लोग केसर से शुरुआत कीजिए। कुछ लोग मानते हैं केसर गर्म होती है, मैं भी मानता हूं केसर गर्म होती है, लेकिन केसर की मात्रा इतनी न्यूनतम होनी चाहिए। अभी किसी ने कमेंट भी किया है कि इसकी बॉडी में हीट रहती है। अगर बॉडी में ज्यादा हीट होती है तो भी क्या खा सकते हैं क्या गुरुदेव? केसर गर्म होती है ना, केसर गर्म होती है, ठीक है, लेकिन एक बाल आपकी बॉडी की हीट को भी नॉर्मल करेगा। केसर बहुत गर्म नहीं होती है, केसर से भी गर्म गर्म बहुत सारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा गर्म तो गुस्सा होता है, ठीक है ना? गुस्से में हमारी बॉडी जल्दी गर्म हो जाती है, लाखें लाल हो जाती हैं, अंदर से बॉडी तपने लगती है, ठीक है? तो केसर आपको नुकसान नहीं करेगी। अभी सर्दी आने वाली है, गर्मी के मौसम में क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सर्दी आने वाली है, बरसात आने वाली है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, फीवर, वायरल इन्फेक्शन से आप वैसे ही बच सकते हैं। तो छोटे बच्चों को तो पिसी हुई केसर आती है, एक तो केसर का बाल हो गया, एक पिसी हुई केसर भी आती है छोटी डिब्बी में। तो पिसी हुई केसर ओरिजिनल वाली, डुप्लीकेट वाली नहीं, ठीक है? उसकी लंबी डिब्बी होती है। तो पिसी हुई केसर में आप सोने की सलाई या चांदी की सलाई से लेकर के और आप बच्चे की जीभ पर थोड़ा सा रख दीजिए, केसर से, केसर की मुंह। तो केसर से आप जब दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका गुरु स्ट्रांग होता है। माथे पे लगाओ टीका तो गुरु स्ट्रांग होता है, जीभ पर लगाओ तो जीभ पर गुरु वास हो जाता है, गुरु की कृपा मिल जाती है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। केसर दिन की शुरुआत की, फिर केसर के बाद में हमें सुबह सुबह क्या लेना है? कोई भी एक फ्रूट लेना है,
सुबह सुबह हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत हाई रहता है और उसको हमें कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहिए ताकि हमारे शरीर में कुछ अच्छा हो। तो सुबह सुबह हमारे शरीर में एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है और हम उसको जो है सुबह सुबह कोई फ्रूट खाइए। ये मैंने कल भी आपको बताया था, तो आप एप्पल खा सकते हैं, आप बनाना खा सकते हैं, केला खा सकते हैं। कोई भी ऐसा फ्रूट मत खाइए इसमें बनाने में ही टाइम लग जाए। आप अनार बनाने बैठ जाओ, आप पाइनएप्पल बनाने बैठ जाओ तो उसे छीलने में टाइम लग जाएगा। इतना टाइम मत लीजिए, बस फटाफट जिसमें हो सके। तो केला सबसे अच्छा है, केले में पोटेशियम भी है और मैग्नीशियम भी है और आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, कॉन्स्टिपेशन समस्या को ठीक कर देगा, साथ ही साथ बॉडी में एनर्जी को डेवलप करता है। केला जो है तत्काल एनर्जी रिमूव करता है, तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी केला बहुत अच्छा है। और पका हुआ केला आप खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, एन एप्पल अ डे। हाँ, अगर आप एक दिन में अगर एक सेब रोजाना खाते हैं तो आप डॉक्टर को अपने आप से दूर भगा देते हैं, मतलब कि आप बीमार नहीं पड़ते हैं, हार्ट की समस्या आपको नहीं होती है। बॉडी में यदि एक्स्ट्रा फैट है तो वो भी सेब खाने से धीरे धीरे करके वो भी रिमूव हो जाता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे कंपनियों के एप्पल साइडर विनेगर भी आते हैं, उसको भी लोग यूज करते हैं फैट बर्निंग के लिए। तो मैं कहूंगा कि आप एसिड मत लीजिए, साइडर मत लीजिए, विनेगर मत लीजिए, उसके स्थान पर रोजाना एक सेब खाना प्रारंभ कीजिए। अगर आप हाई मतलब क्या कहते हैं इसको, अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी की शिकार हैं और आप उसकी जगह पर औषधि के रूप में यदि आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एप्पल साइडर विनेगर मत लीजिए। बेटर होगा कि आप एप्पल के अंदर जो सेब है, सेब के अंदर 2 लवंग जो क्लोव होती हैं, 2 लवंग आप उसके अंदर रात को लगा दीजिए शाम के समय में। सुबह पहले आप लवंग खाइए, उसके ऊपर फिर आप सेब को बना करके खा लीजिए। सेब मैं आपको बता दूं, सेब के ऊपर कभी कभी उसको लॉन्ग टर्म तक अच्छा रखने के लिए या चमकदार रखने के लिए उसके ऊपर एक वैक्स की पॉलिश की जाती है, मोम की पॉलिश की जाती है। तो बेटर यही होगा कि आप सेब को यदि आप छिलके से सहित खा रहे हैं, बेस्ट तो वही है कि छिलके से सहित खाएं, लेकिन कभी कभी सेब के ऊपर जो है वैक्स की पॉलिश होती है तो वो हार्मफुल आपके लिए हो सकती है। तो फिर आप सेब को थोड़ा सा अच्छे गर्म पानी में धो करके फिर आप सेब को छिलके सहित खाइए, नहीं तो फिर आप जो है आप सेब को छिलका उतार करके खाइए। जिनको एप्पल गैस करता है टंकी छाबड़ा जी, तो एप्पल के अंदर 2 लवंग लगा के खाइए। लवंग गैस के अंदर लगा, उसके एप्पल के अंदर लगा दीजिए, सॉरी एप्पल के अंदर शाम के समय में क्लोव को घुसा दीजिए दोनों तरफ से, और सुबह पहले आप क्लोव खाइए, लौंग खाइए, उसके बाद फिर आप एप्पल खाइए, आपको गैस नहीं बनेगी। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या करना है, इसके साथ साथ भींगे हुए कुछ बादाम खा सकते हैं। बादाम जो लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा बादाम खाने से बहुत अच्छी मेमोरी हो जाएगी, नहीं। हमारे डेली रूटीन के लिए या हमारी बॉडी के लिए डेली हम 2, 3, 4 मैक्सिमम 4 बादाम बहुत होते हैं भींगे हुए। 10-10, 20-20 बादाम खा रहे हैं हम लोग। चौके में देखते हैं जहां हमारा चौका लगता है, हारसा लगता है, तो वहां मुट्ठी भर के बादाम एकदम से डाल देते हैं। अरे भैया, ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता, अच्छा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता, अच्छा खाना, कम खाना, तरीके से खाना, चबा चबा के खाना, आराम आराम से खाना, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आप समझते हैं बहुत ज्यादा घी डाल दो, बहुत ज्यादा मलाई खिला दो महाराज जी को, बहुत ज्यादा बादाम खिला दो, बादाम की चटनी खिला दो, इससे कुछ नहीं होता, वो सब कुछ मल बन जाता है। बॉडी हमारे शरीर का ऐसा हिसाब है कि उससे जितनी रिक्वायरमेंट है वो केवल उतना ही लेता है। अगर आप उसे ज्यादा देते हैं तो वो फिर उसको एनर्जी के रूप में सेव कर देता है, तो कहीं यहां बढ़ा देगा, कहीं यहां बढ़ा देगा, कहीं पेट निकल आएगा। ये आपने जो एक्स्ट्रा लिया है ना, बॉडी को जरूरत नहीं थी लेकिन आपने एक्स्ट्रा डाल दिया, तो क्या हुआ, आपका पेट निकल करके बाहर आ गया, आपकी बॉडी में फैट बढ़ गया, आपका मोटापा बढ़ गया। इसलिए बॉडी को उतना ही देना चाहिए जितना आवश्यकता है। तो एक दिन में हमें अधिक से अधिक कितने बादाम खाने चाहिए, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 4 बादाम खाने चाहिए। भीगे हुए 4 बादाम बहुत होते हैं। बच्चे लोग तो केवल 2 ही बादाम खाएं। जिनकी उम्र 8 साल तक है वो 1 बादाम खाएं। 8 साल से लेकर के 20 साल तक, अगर 8 साल से 16 साल तक की उम्र है तो 2 बादाम खाएं, और 16 साल से लेकर के फिर 30 साल तक है तो 3 बादाम खाएं। 30 से ऊपर है तो फिर 4 बादाम खाएं, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में प्रोटीन्स की कमी धीरे धीरे होती जाती है। तो दूध हम पीते ही है नॉर्मली बच्चे लोग, तो बेटर ये है कि बादाम
थोड़ी सी आराम से खाइए। और बादाम को जितना ज्यादा हम घिस करके खाएंगे उतना ज्यादा फायदेमंद होती है वो। और नहीं तो फिर आप बादाम को बहुत चबाइए। जितना ज्यादा आप बादाम को चबा सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए वो फायदेमंद है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम क्या पाएंगे, फिर हमें क्या लेना है, ये मैं डेली रूटीन श्रावक चर्या के हिसाब से बता रहा हूं, इसका संबंध साधु समाज से नहीं है। ठीक है, तो हम तो 24 घंटे में एक बार लेते ही हैं। ठीक है, आलमंड छिलके ले सकते हैं, छिलके ही खाना है। हाँ, छिलके उतार करके खाना है, रात को भिगोना है और सुबह उसको फिर छीलना है, फिर उसे खाना है। छिलके सहित आलमंड नहीं खाना है, इसका ध्यान रखिएगा। और आलमंड की भी अलग अलग क्वालिटीज आती हैं। और ये मैं क्लास जो कर रहा हूं आरोग्य मस्तु, ये इंट्रैक्शन क्लास है, इसमें आप नीचे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, क्योंकि अब यहां से प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो रही है। थ्योरी में मैंने 2-3 दिन आपको बता दिया कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमार पड़ने की वजह क्या है, पाप कर्म का उदय और हमारा बिगड़ा हुआ लाइफ स्टाइल। अगर हम पाप कर्म के उदय को मंत्र साधना से, तो सुबह सुबह मंत्र साधना हो गई, और उसके बाद में जो लाइफ स्टाइल है अगर हम उसको थोड़ा सुधार लें, डेली की रूटीन को एकदम प्रॉपर मैनेज कर लें, तो हम बहुत अच्छी हेल्थ को हासिल कर सकते हैं। तो थोड़ा वर्कआउट करना है, उसके बाद फिर फ्रूट्स खाना है, फ्रूट्स के साथ में 1-2 बादाम खा सकते हैं भीगे हुए, अखरोट खा सकते हैं, अखरोट फायदेमंद है। ठीक है ना, अखरोट भी आधा अखरोट काफी है, 1 अखरोट काफी होता है 1 दिन के लिए, तो 1 अखरोट से ज्यादा अखरोट नहीं खाना। और अखरोट को भी भिगो करके और हल्का सा उसका छिलका उतार करके खाइए, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। अब जो गरीब व्यक्ति हैं वो क्या खाएं, सबके बस की बात नहीं है बादाम खाने की। अभी किसी ने कमेंट किया था कि सॉरी हम केसर नहीं खरीद सकते हैं, केसर बहुत कॉस्टली होती है। तो केसर बहुत कॉस्टली होती है तो कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि मार्केट में जो केसर आती है वो कॉस्टली है, लेकिन धर्मयोग फाउंडेशन के कुछ लोग हैं जो कश्मीर में अभी काम करने गए हैं, जम्मू कश्मीर जाकर के भी आए हैं, और उन्होंने हमें बताया है, हमारे राकेश जी हैं जो वहां जाकर देख करके आए हैं सब कुछ। तो बहुत जल्दी धर्मयोग फाउंडेशन, धर्मयोग वेलनेस फाउंडेशन आपके लिए शुद्ध केसर भी लाने वाली है, और मार्केट से बहुत सस्ती, ओरिजिनल केसर फ्रॉम कश्मीर, लेकिन मार्केट लेवल से बहुत सस्ती लाने वाली है। थोड़ा धीरज रखिए, सर्दी आने दीजिए, फिर बताता हूं। ठीक है ना, तो अब जो बादाम नहीं खरीद सकते हैं, अखरोट नहीं खरीद सकते हैं, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे देखते हैं लेकिन उनके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है, आर्थिक रूप से वो उतने समृद्ध नहीं है, तो उनके लिए बता दूं, तो जो लोग बादाम नहीं खा सकते उन्हें कम से कम रोजाना 1 मुट्ठी भीगी हुई मूंगफली खानी चाहिए। कितनी? 1 मुट्ठी भीगी हुई मूंगफली। मूंगफली आप सब जानते हैं, पीनट्स बोलते हैं इंग्लिश में उसको। ठीक है ना, तो गरीबों के जो बादाम हैं वो मूंगफली है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा बादाम से कई गुना ज्यादा प्रोटीन मूंगफली के अंदर पाया जाता है। और अभी डॉक्टर भी रिकमेंड करने लगे, बोले आप दूध वाला बटर मत खाइए, पीनट्स बटर खाइए, इससे आप ज्यादा हेल्थी रहेंगे, आपका वेट जो है वो बढ़ेगा नहीं। तो क्या करना है, तो डेली 1 मुट्ठी पीनट्स, ये कच्चे होने चाहिए। ठीक है ना, कच्चे जो रॉ होते हैं उन्हें हम भूनना नहीं है, और शाम के समय में हम उनको जो है पानी में भिगो दें और सुबह उसको बहुत अच्छे से चबा करके हम उसे खाइए, तो उससे भी आपको वही लाभ मिलेगा जो आपको बादाम और अखरोट खाने से मिलता है। पीनट्स के अंदर, मूंगफली के अंदर, कच्ची मूंगफली के अंदर काफी अच्छा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। हम लोगों के साथ में क्या है, जितने भी हम लोग वेजिटेरियन लोग हैं, आप लोग जितने वेजिटेरियन हैं, तो शरीर में कहीं ना कहीं प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होता है कि आपका शरीर धीरे धीरे सेल्स को, जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर नहीं कर पाता। प्रोटीन का काम ही है कि वो आपकी मसल्स को, आपकी सेल्स को रिपेयर करे, और जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो फिर शरीर में फैट बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, शरीर में वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक है ना, जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं वो डैमेज ही रहती हैं, और उसकी वजह से शरीर में और बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। सेल्स को रिपेयर होना बहुत जरूरी है। जितनी भी कोशिकाएं रोजाना टूटती हैं, फूटती हैं डेली के रूटीन में, डेली के काम करने में, तो उनको वापस से रिपेयर होना बहुत जरूरी है, और उन सेल्स को, उन कोशिकाओं को रिपेयर होने के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी यदि बॉडी में हो जाएगी तो सेल्स रिपेयर नहीं होंगी, सेल्स रिपेयर नहीं होंगी तो क्या होगा,
धीरे धीरे करके सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, सेल्स मरना शुरू हो जाएंगी और नई सेल्स बनेंगी नहीं, तो उससे क्या होगा, शरीर बीमारी की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हमारे शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। वेजिटेरियन थाली में दाल होती है, एक कटोरी सब्जी होती है, तो कार्ब तो बहुत खाते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत खाते हैं, ठीक है, रोटी में बहुत कार्बोहाइड्रेट है, चावल में बहुत कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। प्रोटीन की मात्रा पनीर में है, प्रोटीन की मात्रा ड्राई फ्रूट्स में है, प्रोटीन की मात्रा दूध में है, प्रोटीन की मात्रा दही में है, प्रोटीन की मात्रा जो है दालों में है। तो उनका सेवन हम बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में होना शुरू हो जाती है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी, कमी होने की वजह से भी हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, मसल्स नहीं बन पाती हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं आ पाती है। तो उसके लिए प्रोटीन की मात्रा बहुत जरूरी है। कितनी प्रोटीन चाहिए, तो एक दिन में हमें एक मुट्ठी मूंगफली भींगी हुई भी खा लेंगे तो उससे भी प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जाती है। एक कटोरी दाल खा लीजिए रोजाना। दाल में अलग अलग आप वेरिएंट ले सकते हैं, कभी मूंग की दाल खा ली, ठीक है, कभी मसूर की दाल खा ली, कभी चने की दाल खा ली। चने में बहुत प्रोटीन होता है, ठीक है ना, भींगी हुई चने भी खा सकते हैं, ये भी मैं आज बताने वाला हूं। तो डेली आपको एक मुट्ठी मूंगफली, तो अब इसको थोड़ा सा हम अल्टरनेट कर लेते हैं, कभी एक मुट्ठी मूंगफली खा ली, कभी एक मुट्ठी चने खा लिए। चने काले वाले चने आते हैं, ठीक है ना, तो वो चने आप शाम को भिगो दो पानी के अंदर, सुबह उनको आप कच्चे चबाइए, उनको साथ में उनको रोस्टेड करने की आवश्यकता नहीं है। तो भीगे हुए चने में आयरन बहुत पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन बहुत पाया जाता है, चने की दाल में प्रोटीन पाया जाता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो कभी कभी चने खा लिए, कभी कभी मूंगफली खा ली, अल्टरनेटिव बना लो, एक दिन मूंगफली एक दिन चने, कभी कभी बादाम खा ली, है ना। तो ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए। पनीर भी आप खा सकते हैं यदि आप वीगन नहीं है तो, ठीक है, नहीं तो आप जो है फिर कोकोनट मिल्क का भी आप पनीर बना सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन की पूर्ति करती हैं, तो सुबह सुबह प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। दिन भर में जो सेल्स डैमेज होंगी, टूटेंगी, फूटेंगी, उनको वापस से रिपेयर करने के लिए, और रात में जो सेल्स रिपेयर की हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन की कमी रात में हो जाती है, तो सुबह वापस से प्रोटीन चाहिए। तो सुबह सुबह हमें एक मुट्ठी चने या कभी कभी एक मुट्ठी भीगी हुई मूंगफली, ये जानकारी पूरी की पूरी मैं आपको प्रैक्टिकल आपको मैं बता रहा हूं। अनिल प्रभाजन लिख रहे हैं, कच्ची मूंगफली से पेट में दर्द हो सकता है? नहीं होता है, आप बहुत अच्छे से चबा के उनको खाइएगा, आप ये शुरू कीजिएगा। दर्द हो सकता है और हो रहा है, इन दोनों में अंतर है। धीरे धीरे करके अगर आप सुबह सुबह आधी मुट्ठी मूंगफली खाइए, 20 मूंगफली खाइए, 25 मूंगफली खाइए अगर दर्द होता है तो, लेकिन इससे क्या होगा, तो उससे आपको काफी आराम मिलेगा। जिनके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, वे प्रोटीन की मात्रा में थोड़ी सी कमी करके रखेंगे, उनके लिए प्रोटीन नुकसानदायक हो सकता है। ये अभी मैं केवल एक जनरल लाइफ रूटीन बोल रहा हूं, ठीक है। जो ठीक ठाक हैं, जिनको कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, तो उनके लिए ये एक जनरल रूटीन है, ठीक है। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिनका कुछ बढ़ा हुआ है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, कोई शारीरिक बीमारी है या कोई मानसिक बीमारी है, उनके लिए फिर स्पेशल क्लासेस चलेंगी आगे। अलग अलग बीमारी पे हम फोकस करेंगे, कौन अलग अलग बीमारी के लिए, किस बीमारी के लिए कौन सा योग, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा मंत्र, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा भोजन, ये सब मैं बताने वाला हूं डेली शाम 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक के फेसबुक लाइव में। सीरीज का नाम है आरोग्य मस्तु, आप सभी को आरोग्यता हासिल हो, तो आप सभी को आरोग्यता हासिल होना है, ठीक है ना। तो अभी आप व्यक्तिगत समस्या मत डालिएगा, ठीक है। अभी जो मैं बोल रहा हूं, यदि इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो फिर हल्का फुल्का नाश्ता आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट में अब क्या लेना है, तो मैंने कल आपको अमृत पेय के बारे में बताया था। दालचीनी, लवंग, काली मिर्ची, सौंठ और स्टार मसाला, थोड़ा सा उसमें जगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर या गुड़ डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 कप आप पीजिए रोजाना, ठीक है। इसके स्थान पर यदि आप चाय पीते हैं तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। जापान के लोग, लगभग समय हो चला है आज का, तो जापान के जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं, जापान के लोगों की जो उम्र है वो तकरीबन 100 वर्ष के आसपास होती है। और उनसे जब पूछा गया कि आप इतनी लंबी उम्र कैसे हासिल करते हैं, तो उन्होंने का कहना है कि हम अधिक से अधिक खुश रहते हैं,
अधिक से अधिक मुस्कुराते रहते हैं, अधिक से अधिक हैप्पी रहते हैं और साथ ही साथ अपने काम को पूरे मन से करते हैं और कभी भी किसी भी काम के लिए हम टेंशन नहीं लेते, कभी भी कोई स्ट्रेस नहीं लेते और साथ ही साथ नींद पूरी लेते हैं। ये बहुत सरल सिद्धांत हैं उनके, जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। नींद पूरी लेते हैं। नींद के अलावा अगर कहीं भी जाना होता है तो कोशिश करते हैं कि बिना गाड़ी के जाएं, पैदल जाएं। इससे हमारी स्टेप्स काउंटिंग बढ़ जाती है। हमें रोजाना कम से कम 10,000 कदम चलने चाहिए। 10,000 कदम डेली का रूटीन है, ठीक है ना। तो हमें अगर ऑफिस जाना है, दुकान जाना है तो बेटर होता है कि हम अगर पैदल जाने की कोशिश करते हैं। अगर हमें अपने घर में चढ़ना होता है तो हम लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं। अगर हम चढ़ नहीं पाते तो कम से कम उतरते समय तो कम से कम लिफ्ट को अवॉइड करते हैं, सीढ़ियों से उतरते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जिनसे हम अपने जीवन को सकारात्मकता प्रदान कर सकते हैं, सुस्वास्थ्य अपने शरीर को प्रदान कर सकते हैं। तो वहां पर एक पेय बनाया जाता है। एक जापान के लोग वहां पर एक पेय पीते हैं। जैसे कभी कश्मीर में जाओ तो वहां पर जो है कहवा एक पेय होता है, लोकल का कहवा बोलते हैं उसको वहां पर। तो ऐसे ही जापान के लोगों के लिए एक पेय है और ये सारी की सारी जानकारी आप जो है जापान के लोगों में किस तरह से वहां के लोग ऊर्जा को बढ़ा के रखते हैं, किस तरह से वहां के लोग खाना पीना करते हैं, तो उनमें एक पेय है। और उस पेय को जब मैंने पढ़ा तो उस पेय में भी यही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। दालचीनी, ये आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें फिर स्टार मसाला है जो खुशबू को बढ़ाता है, आपकी लंग्स को क्लियर करता है। इसके अलावा काली मिर्च है जो आपकी एसिडिटी को नॉर्मल करती है। लवंग है जो आपकी एसिडिटी को नॉर्मल करती है, आपके वेट को नॉर्मलाइज करती है। साथ ही साथ जो इलायची है, छोटी इलायची है, वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखती है। तो ये आप जब रोजाना पिएंगे तो इससे आपको चाय पीना भूल जाएंगे, चाय पीना छोड़ देंगे। चाय पीने से तो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। एक मिनट आप और सूर्य की रोशनी वो लोग बहुत लेते हैं। सूर्य की रोशनी में काफी काम करते हैं। अगर आप कपड़े घर ही कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, दाल साफ कर रहे हैं, चावल बीन रहे हैं, तो बेटर है कि आप सूर्य की रोशनी में करें। सूर्य के बीच में आप बैठ के करें तो सूर्य की रोशनी से भी आपको काफी जो है फायदा होने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो सुबह सुबह चाय कॉफी से दिन की शुरुआत नहीं करनी है। अमृत पेय आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। स्टार मसाला कौन सा होता है, तो आपने कभी देखा हो एक मसाला आता है, उसका आकार स्टार के जैसा होता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको मैं तो स्टार बोलता हूं। वो लाइफ को 5 स्टार लगा देता है। तो उसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। चंद्रिका पंचमिया, वेट एंड हीट तो नहीं बढ़ जाएगी। भींगे हुए बादाम खाने से, भींगी हुई मूंगफली खाने से, भींगी हुई चने खाने से कोई हीट नहीं बढ़ेगी, बल्कि बॉडी में प्रोटीन का लेवल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप स्टार मसाला आपको नहीं मिल रहा है तो लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची और जो है दालचीनी और गुड़, ये सब घर में होता है। आप इसको पीना शुरू कीजिए, आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नाश्ता हमें अपने घर का बना हुआ नाश्ता करना चाहिए। कभी भी सुबह सुबह फ्राइड नाश्ता नहीं करना चाहिए। कभी भी तला हुआ बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। कभी कभार महीने में 1 बार 2 बार तो चल सकता है कि आप तला हुआ खा रहे हैं या बहुत ज्यादा भुना हुआ खा रहे हैं। बेटर है कि आप लाइट फूड लीजिए जिसमें ऑयल का प्रयोग कम से कम किया गया हो। ऑयल और घी का प्रयोग इसमें कम से कम किया जाता है। तो उसमें आप दलिया बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। लाइट नाश्ता आपको सुबह सुबह लेना है, इससे आप फुल डे एनर्जेटिक रहेंगे। और उसके अलावा फिर लंच में, तो लंच में पहले आप क्या खाएं। कल मैंने आपको बताया था कि 90% लोग नहीं जानते हैं कि सलाद हमें कब खाना है, ठीक है। तो जो लोग हीटिंग का शिकायत हैं, जिनका बॉडी गर्म जल्दी हो जाती है, जिनको हीटिंग की प्रॉब्लम है या गर्मी बढ़ जाती है, तो उनके लिए बता रहा हूं कि उन्हें फिर इस काढ़े की जगह, इस अमृत पेय की जगह रोजाना 1 गिलास छाछ पीनी चाहिए। क्या पीना चाहिए? छाछ पीनी चाहिए। दही का मक्खन निकाल करके और उसको जो है
छाछ पीनी चाहिए। वो छाछ बहुत फायदेमंद है। जिनको एसिडिटी की शिकायत है, जिनको बॉडी हीटिंग की प्रॉब्लम है, जल्दी से शरीर गर्म हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम है, तो जिनको गैस की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी अजवाइन लें। अजवाइन को थोड़ा तवे पे भून लें और भूनने के पश्चात उसको पहले चबा लें और ऊपर से छाछ पी लें। इससे गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा जीरा लें, जीरे को तवे पर थोड़ा सा भून लें, उसे फिर आधा चम्मच जीरा पहले खा लें और ऊपर से छाछ पी लें। इससे उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दोनों प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण उपाय मैंने आपको बता दिया। जीरा के ऊपर छाछ पियोगे या छाछ के साथ जीरा खाओगे तो उससे एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। गैस की समस्या है तो गैस की समस्या के लिए आप अजवाइन को हल्का सा तवे में भून करके और उसे चबा करके खाइए और ऊपर से छाछ पीजिए। इससे आपको जो है एसिडिटी की समस्या भी नहीं होगी। तो जो लोग काढ़ा नहीं पी सकते हैं रोजाना, तो वो लोग जो है क्या करना, छाछ पीना प्रारंभ करें। बाजार की तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बाजार की भी बहुत सारी कंपनियों की छाछ आती है, अमूल की भी आती है, वो सब वो लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन बेटर यही कि आप घर पे दही जमाइए और दही को मक्खन निकाल करके और उसका छाछ बनाइए। वो बेटर ऑप्शन है। हर घर में दही होना चाहिए। केवल कार्तिक के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। शेष आप 11 महीने दही खा सकते हैं। तो आपकी थाली में लंच टाइम में, डिनर टाइम में अगर 1 कटोरी आप दही खाते हैं तो कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, कभी भी आपके शरीर में डाइजेशन की समस्या नहीं होगी। ये ध्यान रखना। डाइजेशन सिस्टम कभी आपका बिगड़ेगा नहीं। जो लोग रोजाना दही को शामिल करते हैं, दही में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, तो दही जमाना प्रारंभ कीजिए। दूध से ज्यादा फायदेमंद है दही डाइजेशन सिस्टम के लिए। ठीक है ना। तो जिनका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो वो लोग दही खाना शुरू करें। ठीक है। और दही की छाछ पीना शुरू करें। इससे एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, गैस्ट्रिक समस्या नहीं होगी। इसके बाद में अब सलाद कब खाना है ये जानना बहुत जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग ग्रास के साथ में सलाद खाते हैं। रोटी खाते खाते बीच में से एक सलाद ले लेते हैं, एक स्लाइस ले लेते हैं, कभी खीरा खा लिया, कभी कुछ खा लिया। सलाद खाने का सही समय कौन सा है ये मैं बताऊंगा कल शाम को 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक इसी पेज पर, फेसबुक लाइव पर। और सलाद में क्या क्या खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, सलाद में क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, नमक, जीरा, मसाला सलाद में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, आयुर्वेदा क्या कहता है, हमारी हेल्थ साइंस क्या कहती है, इसके बारे में अब बताऊंगा। यहां से हम सुबह उठने से लेकर के हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है। कभी छाछ तो कभी काढ़ा, कभी बादाम तो कभी मूंगफली, कभी चने, ये ब्रेकफास्ट है। इसके बाद में कभी दलिया तो कभी खिचड़ी, कभी आप अगर कुछ नमकीन दलिया बना लीजिए, कभी नमकीन खिचड़ी बना लीजिए, कभी छाछ पी लीजिए। ठीक है। ये ब्रेकफास्ट है। इसके बाद में फिर हम प्रारंभ कर रहे हैं सलाद और लंच के बारे में कि लंच कैसा होना चाहिए, लंच किस तरह करना चाहिए, लंच की दिशा कौन सी होनी चाहिए, लंच करने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, पानी पीते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, लंच करते समय, भोजन करते समय हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए, और भोजन में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और सबसे लास्ट में क्या करना चाहिए। आयुर्वेदा में महर्षि भागवत क्या कहते हैं और आयुर्वेद सिद्धांत क्या कहते हैं और जैन आयुर्वेद क्या कहता है, इन सभी विषयों पर मैं कल चर्चा करूंगा। हमारा भोजन कैसा हो। आज इतना ही। शेष कल शाम 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं इस पेज पर, इस लाइव सेशन में, इस लाइव सीरीज में, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे इस पेज को फॉलो कर लें ताकि हर दिन शाम को 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक की क्लास को आप ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को एकदम से चेंज कीजिए। हेल्थी, वेल्थी और हैप्पीनेस, ये आपकी लाइफ बनाना है। तो हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस। हमारा लक्ष्य है मिशन हैप्पीनेस, कि आपकी सबकी जिंदगी में खुशी आए, आनंद आए। ठीक है। तो हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, वेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो स्वस्थ रहोगे तो समृद्ध बन पाओगे, और बीमार बने रहोगे, मन से बीमार, तन से बीमार, तो पैसा भी नहीं कमा पाओगे। तो स्वस्थ रहना भी जरूरी है और धन का होना भी जरूरी है। हर चीज पर डिस्कस करूंगा, हर चीज का चिंतन आप तक पहुंचाऊंगा फेसबुक के इसी पेज पर। तो जल्दी से इस पेज को फॉलो कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और ये सारे के सारे वीडियो
YouTube पर भी अवेलेबल हैं, तो आप YouTube पर जाकर के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, योग भूषण। आप वहां भी जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं बाद में कभी भी, और कोई भी जानकारी आप बाद में लेना चाह सकते हैं। और अगर आपको शारीरिक समस्या है, कोई भी शारीरिक बीमारी है, कोई भी मानसिक समस्या है, कोई भी ज्योतिष संबंधी समस्या है, तो उसके समाधान के लिए दोपहर में 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक धर्मयोग फाउंडेशन के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9711561008, 9211881008 पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान, व्यक्तिगत बीमारियों का मंत्र चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा और साथ ही साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा में क्या प्रावधान है, तो वो समाधान भी आप हासिल कर सकते हैं दोपहर में 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक। नंबर नोट कर लीजिएगा 9711561008, 1008, ठीक है, 9211881008, ठीक है। तो आज इतना ही, शेष कल शाम 4 बजे फेसबुक लाइव पर ज्वाइन होइए और अपने जीवन का रूपांतरण कीजिए, अपने जीवन का कायाकल्प कीजिए। बहुत जल्दी आपको योगा भी सिखाने वाला हूं, खुद करूंगा, करके दिखाऊंगा और आपसे करवाऊंगा, ठीक है। एक एक योगासन किस किस बीमारी के लिए फायदेमंद है ये बताने वाला हूं आने वाले सेशन में, आने वाली सीरीज में, तो जुड़ रहिए आरोग्यमस्तु में। आज इतना ही, शेष कल। ओम अरहम, ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः, ओम शांति। खुश रहो, खुश रखो, जियो और जीवन दो। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आरोग्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, आरोग्यमस्तु।